Yes, myself Dr. BL Bishnoi, your warm welcome on the online platform of Sunrise Academy. आज अपन पढ़ना सीखेंगे कि बायोलॉजी को कैसे पढ़ते हैं, है ना। बायोलॉजी में आप कंसेप्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये इमेजिनेशन की पावर पर डिपेंड करता है। आप कितना इमेजिन कर पाते हैं चीज़ों को। हाइपोथेटिकल लाइफ जीनी होती है इसमें। आपको हर एक स्ट्रक्चर को 3D इमेजिन करना पड़ता है, उसके बाद आप सोच पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है ना। आप देखिए, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल आपके सामने छोटी सी बात करूं, तो जैसे अपन बात करते हैं कि ब्लड की, है ना। ब्लड क्या चीज होता है? ब्लड ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पहली बात, ये आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी बात, ये आपका एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है? देखिएगा, इसके पीछे का लॉजिक है। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है आपका, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो देखिएगा कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? सेल्स, फाइबर एंड मैट्रिक्स। सेल्स, फाइबर्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। यहाँ भैया धोखा होता है ब्लड के केस में कनेक्टिव टिश्यू के साथ। कैसे धोखा होता है भाई? देखिएगा जरा। हाँ जी, यहाँ फाइबर एब्सेंट होते हैं। फाइबर होंगे तो क्लोटिंग हो जाएगी ब्लड की, पहली बात। दूसरी बात, इसकी मैट्रिक्स का सीक्रेशन ब्लड खुद की सेल्स नहीं करती है। दूसरी बात, इसकी मैट्रिक्स का सीक्रेशन है वो लीवर करता है ना भाई। कौन करता है? लीवर करता है। मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय लीवर, सीक्रेटेड बाय लीवर। जबकि कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स कौन सीक्रेट करता है? उसकी खुद की सेल्स करती है। लेकिन यहाँ पर ये 2 एक्सेप्शनल केस है, इसके कारण इसको बोला जाता है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू ड्यू टू फाइबर एब्सेंट, एंड सेकंड वन पॉइंट इज मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय लीवर, व्हाइल कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज सीक्रेटेड बाय देयर सेल्स। सेकंड वन पॉइंट अपन आगे की ओर बात करें भाई, तो क्या बात करें कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ब्लड के अंदर 2 चीजें होती देखने को मिलती है आपको, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड प्लाज्मा और सेकंड वन पॉइंट है कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स। देखिए भैया, ब्लड प्लाज्मा यानी कि मैट्रिक्स। ब्लड के अंदर मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड प्लाज्मा आपका 55% और कॉर्पस्कल्स आपकी कितनी? 45%। ये जो प्लाज्मा होता है, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट आपका वाटर, जो इसका 91% होता है। वाटर जो कितना होता है? 91%। दूसरा, इसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, और सॉलिड को फिर अपन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और दूसरा ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसमें मेजर कंपोनेंट टेबल साल्ट होता है आपका NaCl। इनऑर्गेनिक में मेजर आपका है NaCl, और बाकी के ये NaHCO3 वगैरह एटसेट्रा और मिलेंगे। और इसकी जो कंसंट्रेशन है, परसेंटेज है, वो 0.9% है। वहीं ऑर्गेनिक का 8.1% वेटेज रहता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में और क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, क्या क्या कंपाउंड आते हैं, तो आप देखेंगे ऑर्गेनिक में आपका प्रोटीन मेजर पार्ट है। फिर आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फिर आपका लिपिड, फिर आपके एनपीएन सब्सटेंसेस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, एनपीएन सब्सटेंस। अदर कंपोनेंट लाइक एज हार्मोन, एंजाइम, अदर कंपोनेंट
अदर कंपोनेंट लाइक एज हार्मोन, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक मिनरल्स या ऑर्गेनिक सॉल्ट, ऐसा कह सकते हैं अपन, ऑर्गेनिक सॉल्ट, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रोटीन जो 4 to 7% है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन इसका। और प्रोटीन में भी कौन कौन से टाइप होते हैं इसके बारे में देखिए, प्रोटीन में क्या क्या होता है। प्रोटीन की आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने आती है एल्ब्यूमिन, दूसरे नंबर पर आपकी ग्लोब्यूलिन, तीसरे नंबर पर आपका फिब्रिनोजन, एंड फोर्थ वन इज प्रोथ्रोम्बिन। सबसे मेजर जो प्रोटीन है वो आपका एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन एक एसेंशियल प्रोटीन है। क्यों है एसेंशियल, देखिएगा, एल्ब्यूमिन मेजर प्रोटीन है, इसका मेजर प्रोटीन है। दूसरा बात, ये ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है। ब्लड कोलोइडल, अभी देखेंगे ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बला है। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसको। तीसरी बात, अपने शरीर में कभी भी बॉडी है, बॉडी के अंदर कभी भी आपका प्रोटीन रिजर्व के रूप में नहीं रहता, लेकिन आपसे घोचा करके क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर तो अपन आंसर देंगे एल्ब्यूमिन, है ना। रिजर्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लिपिड आपके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में रिजर्व रहता है, लेकिन प्रोटीन कभी भी रिजर्व नहीं रहता है। लेकिन अभी आप एग्जामिनर कहे कि प्रोटीन कौन सी फॉर्म में रिजर्व रह सकता है, तो आपसे घोचा करके पूछे तो रिजर्व आएगा, रिजर्व प्रोटीन, या फिर प्रोटीन की स्टोर फॉर्म है तो वो आपका एल्ब्यूमिन रहता है। दूसरी बात, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन की बात करेंगे तो 3 प्रकार की है, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन। यहां पर अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन को आप एंटीबॉडी भी बोलते हैं, यह आपकी एंटीबॉडी भी है, यही तो है एंटीबॉडी भाई, इसको आप एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ये एकमात्र आपके ब्लड का एकमात्र कंपोनेंट है जो लीवर से सिक्रेट नहीं होता है। आपके ब्लड में सारे कंपोनेंट है वो लीवर से सिक्रेट होंगे, वाइल गामा ग्लोबुलिन इज ए वन एंड यूनिक कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड विच इज सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल। ये आपकी प्लाज्मा सेल लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट से सिक्रेट होता है। बी लिम्फोसाइट एक प्रकार की प्लाज्मा सेल होती है, प्लाज्मा सेल सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल। कौन भाई, आपका गामा ग्लोब्यूलिन। और फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन तो आप जानते हैं क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपकी दोनों ही प्रोटीन हैं वो क्लोटिंग में पार्टिसिपेट करती है भाई। ये लो जी, क्लोटिंग में पार्टिसिपेट करती है। क्लोटिंग प्रोटीन, कैसी प्रोटीन भाई, क्लोटिंग प्रोटीन। अब देखिए, आपको बताना चाहता हूं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। ये क्या बला है, ये कोई ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ये इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर के साथ चलता है क्योंकि पीछे से हार्ट पंप कर रहा है। हार्ट का सिस्टल होता है तभी हार्ट आगे की तरफ ब्लड पंप करता है। सिस्टली में आपका प्रेशर के साथ ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर सप्लाई हो रहा होता है। तो ब्लड क्या लगाएगा, आसपास की वॉल के ऊपर, ब्लड अपनी ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा जिसको आप बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, प्रेशर ऑफ ब्लड विच अप्लाइड ओवर वेसल वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स विच इज नॉन एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या बला है भाई, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पर लगाया गया प्रेशर ही क्या कहलाता है, आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। रक्त दाब क्या है, रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं की भित्ति के ऊपर लगाया गया दाब ही क्या है, ब्लड प्रेशर। अब आप कहते हैं कि ब्लड के अंदर हमारी एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन देखने को मिलती है। ये लो भाई एल्ब्यूमिन, ये कोलोइडल सब्सटेंस है, न तो प्योर सॉल्यूशन बन रहा है ना सस्पेंशन बन रहा है, 100% सॉल्यूशन भी नहीं है, सस्पेंशन भी नहीं है। कोलोइडल क्या होते हैं, इंटरमीडिएट पार्टिकल होते हैं, थोड़े से साइज में लार्ज होते हैं, फिर
कंप्लीटली डिजोल्व भी नहीं होते और कंप्लीटली प्रिसिपिटेट भी नहीं होते, तो आप कहेंगे ये इंटरमीडिएट साइज के पार्टिकल है जो एल्ब्यूमिन के बने हुए हैं। इनमें क्या नेचर होती है, इसमें वाटर होल्डिंग एबिलिटी होती है, तो ये पानी को बाहर से खींचेगा। जितना एल्ब्यूमिन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा ये पानी को बाहर से अंदर की तरफ खींचेगा, है ना। और ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, खुद के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग पानी का प्रवाह ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के केस में आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर नहीं करते, आप कंसंट्रेशन मेजर करते हैं सॉल्वेंट की, खुद वाटर की कंसंट्रेशन को। सॉल्यूशन के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो उल्टा कंसेप्ट लागू हो जाएगा। यहाँ पर पानी सॉल्यूशन की कम कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, इसका भी रीजन है। यानी कि सॉल्वेंट वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है ऑस्मोसिस में, और यहाँ वाटर का फ्लो हो रहा है, यानी ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन से आपका वाटर है वो आसपास के इंटरस्टिशियम से, आसपास के टिश्यू से खींचा जा रहा है। और वो खींच कौन रहा है, आपका कौन खींच रहा है भैया, एल्ब्यूमिन। तो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल हुआ एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन है, ये कौन है भाई, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, और ये ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहा है। आई मेरी बात समझ में भाई। अपन सुपरफिशियली एकदम वो कहते हैं ना शॉर्ट में ब्लड को कैसे पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अगला कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। सेकंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट आपका कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। सीएचओ मॉलिक्यूल लिखते हैं, फैट को भी सीएचओ लिख सकते हैं, लेकिन फैट में ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में बहुत कम होती है, कार्बोहाइड्रेट। और आपके ब्लड में मिलने वाला मेजर कंपोनेंट, मेजर कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है आपका, ब्लड शुगर, ग्लूकोज। कौन होता है भाई, ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ब्लड शुगर। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं आप भाई, ब्लड शुगर, रक्त शर्करा। हाँ जी, ग्लूकोज का लेवल क्या रहेगा आपके ब्लड के अंदर, देखिएगा जरा, 100 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, ये नॉर्मल आपके ग्लूकोज का लेवल माना जाता है, एवरेज ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड के अंदर। पहली बात, जब भी 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड से ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया। देखिए भैया क्या बला आती है, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से बढ़ जाना क्या कहलाती है, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया आप किसे कहेंगे, जब आपके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना हो जाए बालक, देखिए भैया इसकी वैल्यू मोर देन 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड हो जाए तो उस कंडीशन को आप क्या बोल पड़ते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन आती है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपरग्लाइसेमिया की एक स्पेसिफिक कंडीशन है जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल आपका ज्यादा हो जाए 180 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड से, तब आप इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं भाई, डायबिटीज मेलिटस। इंसिपिडस तो होता है एडीएच की कमी से, डायबिटीज मेलिटस ये कंडीशन क्या कहलाएगी बालक, डायबिटीज मेलिटस कहलाएगी। मेरी बात आ रही है समझ में भाई, यस ये डायबिटीज मेलिटस है। और ये कंडीशन क्यों पैदा होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, किसी भी कारण से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, लीवर आपका पैंक्रियाज खराब हो जाए, बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाए, आपका पेट का साइज आपको मतलब ओबेसिटी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, अपन कुछ नहीं जानते, अपन ये जानते हैं कि डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करके रखें, फिर उसके बाद में डिटेल जानने की कोशिश करें। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। हाँ जी आगे,
आगे आपका थर्ड पॉइंट जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो आता है भाई लिपिड, और मेजर लिपिड आपके ब्लड में कौन सा? कोलेस्टेरॉल। बायोलॉजी का सबसे सुसज्जित अणु, हाईली ऑर्नामेंटेड मॉलिक्यूल ऑफ बायोलॉजी, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल, ये ध्यान रखना है। कोई हाई डेंसिटी याद रखना है और न कोई लो डेंसिटी याद रखना है, इसको बाद में बात करेंगे, बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तब। हाई डेंसिटी कोलेस्टेरॉल क्या होता है, लो डेंसिटी कोलेस्टेरॉल क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। और इसकी वैल्यू 180 से कितनी रहती है, और कब कैसे हाइपर लाइपेस कोलेस्टेरेमिया या हाइपोकोलेस्टेरेमिया कैसे होता है। अब आपने कहा एनपीएन सबस्टांस, फोर्थ वन, एनपीएन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, बिना प्रोटीन के नाइट्रोजन, यानी कि ऐसे नाइट्रोजन जो प्रोटीन के बिना पाए जाते हो, एग्जिस्टेंस रखते हो, लाइक एज क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, एटसेट्रा। ये सारे जो एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी आपके ब्लड में पाए जाते हैं। ये लीवर से आते हैं, ये भी आपके लीवर में सिंथेसाइज होकर आता है डिफरेंट प्लेसेज। यानी मेटाबॉलिज्म के थ्रू जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो जनरली कैसे होते हैं, एनपीएन सब्सटेंस के अंदर आते हैं। और अदर सब्सटेंस जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें आप जानते हो डिफरेंट टाइप के हार्मोन, हार्मोन कहाँ रिलीज किए जाते हैं भाई? ब्लड में रिलीज किए जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट है। कुछ एंजाइम वो भी ब्लड में पाए जाएंगे भाई, है ना। हॉर्मोन्स हैं आपके, हॉर्मोन्स मिलेंगे, आपके एंजाइम्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे भाई? एंजाइम्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्या मिल सकते हैं? वाइटामिन मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं भाई? वाटर सोल्यूबल होते हैं कि नहीं होते हैं वाइटामिन, तो वाइटामिन मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक सोल्ट मिल सकते हैं, कई बार ऑर्गेनिक सोल्ट भी आपको मिलते हैं। ये सारी कंडीशन आपके ब्लड के अंदर देखी जा सकती है। अब देखिए दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलें। ब्लड कॉर्पस्कल्स में क्या क्या होता है? ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये 3 प्रकार की होती है भाई। कौन कौन सी 3 प्रकार हैं? एरिथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी, कौन सी साइट? एरिथ्रोसाइट। और दूसरा क्या नाम बोल दिया आपने? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। दूसरी भैया ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। तीसरी भैया प्लेटलेट्स, कौन सी लेट्स? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ये फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट, इनको मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े बोलते हैं भैया, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े, प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी बोलते हैं। और जो ये आपकी डब्ल्यूबीसी वाली बला है ये कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। कौन कौन सी भैया? ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी भैया ए ग्रेन्युलोसाइट, कणिका में या ए अकणिकीय, इनके जिनके साइटोप्लाज्म में स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, जिनको स्टेन किया जा सकते हैं तो ग्रेन्युलोसाइट, स्टेनिंग ग्रेन्यूल नहीं मिलेंगे तो ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आपके कौन कौन आता है? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स, आपकी बेसोफिल्स, आपकी न्यूट्रोफिल्स, और एक ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में फिर आप देखते हैं बी और टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, ये भी 2 प्रकार की, बी एंड टी। जहां इनका मैचुरेशन होता है, बोन मैरो में मैचुरेशन होता है तो बी लिम्फोसाइट, और थाइमस में मैचुरेशन हो रहा है तो टी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, मोनोसाइट जब तक ब्लड में पाई जाएगी मैक्रोट्रूपमैन है
है ना, ट्रैफिक पुलिस वाला है आपके ब्लड में, ये क्या करता है, फेगोसाइटोसिस का काम करता है। मोनोसाइट जब तक ब्लड में पाई जाएगी तब तक मोनोसाइट कहलाएगी, और इंटरस्टिशियम में टिश्यू स्पेस में जाते ही इसका नया नाम पड़ जाएगा मैक्रोफेज। क्या नाम पड़ जाएगा, मैक्रोफेज। पाकिस्तान में रहेगा तो पाकिस्तान का नागरिक है, और भारत में प्रवेश करते ही आतंकवादी, है ना। तो वहाँ रहेगा तब तक तो मोनोसाइट, ब्लड में रहेगा तब तक तो मोनोसाइट, और जैसे ही ब्लड से बाहर जाएगा नाम पड़ जाएगा मैक्रोफेज। थैंक्स ए लॉट डियर, थोड़ा मन लगा के पढ़िए, एनर्जी के साथ, जोश के साथ। यस।